BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, हिंदी साहित्य, नाटक है रक्त ध्वज। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि नाटक खेलने की वस्तु है, खेलने की विधा है और इसको देखा भी जाता है, ये पढ़ने के लिए नहीं होता। राजेंद्र मोहन भटनागर इसके लेखक जयपुर में रहते हैं, अब भी जिंदा हैं। आजकल वो जयपुर में रहते हैं। पिछली साल उनका पत्रिका में एक लेख भी आया था। लेखक राजेंद्र मोहन भटनागर ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासियों के आंदोलन को चित्रित किया है। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ और देसी राजाओं के खिलाफ गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन चला था। गोविंद स्वामी के नेतृत्व में एक जबरदस्त आंदोलन चला था। उसी आंदोलन को इस कहानी का आधार बनाया गया है। ये असली घटना पे आधारित है, सत्य घटना पे आधारित है। नाटक के सभी पात्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैं। कहानी 1888 से 1913 तक के काल को समेटती है। ये इसका देशकाल वातावरण है, 1888 से 1913 तक। लेखक ने मानगढ़ के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। राजस्थान का मानगढ़, कहाँ की कहानी है? राजस्थान की और मानगढ़ की। ये कहाँ है आजकल? बांसवाड़ा में, जिसको मानगढ़िया कांड भी कहते हैं। हजारों सहस्त्रों भीलों का नरसंहार किया गया, संहारों को मार दिया गया। जो शांति के दूत थे उनका दर्दनाक अंत किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रचार किया गया और जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों को मारा गया, ठीक वैसा ही उससे भी भयानक और उससे भी पहले मानगढ़ कांड हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इतनी चर्चा इसकी नहीं हुई। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ये कांड उससे भी पहले हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। उससे पहले ये 1913 में कांड हो गया था, लेकिन इसकी तरफ ध्यान कम गया लोगों का। अदृश्य पृष्ठों की मर्म व्यथा है ये। ऐसे पृष्ठ हैं ये आज़ादी की लड़ाई के, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया। अदृश्य कहा है इसको लेखक ने, बड़ी बात है ये। अदृश्य पृष्ठ, जलियांवाला बाग कांड जो दिखाई नहीं देता। जलियांवाला बाग कांड सारे देश में चर्चा हुई, विरोध हुआ, लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन यह अदृश्य रहा। भीलों के संहार का राष्ट्र की राजनीति में उतना महत्व नहीं मिला जितना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को मिला। लोगों का और मीडिया का और सरकार का ध्यान इसकी तरफ कम गया। अदृश्य पृष्ठ इसीलिए कहा है क्योंकि इस कांड की तरफ ध्यान कम गया। प्रकाश पुंज की आहत कथा, ये प्रकाश का पुंज था, स्रोत था प्रकाश का, किरण का, ज्ञान का। आहत यानी घायल। ये कहानी प्रकाश के पर्व की, प्रकाश की, उजाले की, ज्ञान की, जागरूकता की, जागरण की कहानी थी, लेकिन एक घायल कहानी है क्योंकि निहत्थे लोगों का नरसंहार किया गया, बिना उकसावे के लोगों पे प्रहार किया गया। अदमित आकांक्षा का बर्बर प्रदर्शन। किसकी अदमित आकांक्षा? अंग्रेजों की। इसको दबाया नहीं जा सके ऐसी आकांक्षा। बर्बर प्रदर्शन, गोलियों से भून दिया गया। अरावली की पर्वत श्रेणियों का महारुदन। अरावली की जो पर्वत की श्रेणियां थी वो रो रही हैं इनका खून देख के। दैत्याकार दिवस का अलिखा, अधूरा और खूंखार परिदृश्य। वो दिन कैसा था? राक्षस जैसा था। उसको लिखा नहीं गया, अधूरा रह गया वो सारा परिदृश्य, खूंखार परिदृश्य। दर्प और ध्वंस। दर्प किसका? अंग्रेजों का, देसी राजाओं का, डूंगरपुर के महारावल का। और ध्वंस किसका? भीलों का, उनकी आज़ादी का, आदिवासियों का।
अब देखते हैं पहला अंक। हाँ, ये पहला अंक है। नाटक में अंक होते हैं, जैसे पिक्चरों में अंक होते हैं ना, जैसे फिल्मों में होता है ना। फिल्मों में ये होता है कि पहले 1.5 घंटे या 1.25 घंटे 1 घंटे पिक्चर चलती है, फिर 5 मिनट का इंटरवल आता है, फिर उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है। ठीक वैसे ही नाटकों में भी होता है। नाटक खेला जाता है तो उसमें पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, आमतौर पर नाटक में 3 अंक होते हैं और बीच में थोड़ा सा इंटरवल भी होता है। तो ये 3 अंक आमतौर पर होते हैं। कुछ नाटकों में, बड़े नाटकों में 5 अंक भी होते हैं। अक्सर 3 अंकों के नाटक अच्छे माने जाते हैं। 5 अंकों का नाटक थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतनी देर तक दर्शक या श्रोता या दर्शक देखने वाला बैठ नहीं पाता, तो छोटे नाटक ही अच्छे माने जाते हैं। जैसे शंकर प्रसाद के नाटकों में 5-5 अंक है, लेकिन वो खेलने की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। अच्छे नाटक वही हैं जो छोटे हों, क्योंकि संवाद भी छोटे हों, क्योंकि याद करना पड़ता है ना, संवादों को रटना पड़ता है। जो पात्र होते हैं वो संवादों को रटते हैं, याद करते हैं। तो ऐसे याद करना पड़ता है पूरे नाटक को। हर पात्र अपना अपना संवाद याद करता है, रटता है। तो कम अंक होंगे तो कम रटना पड़ेगा, नहीं तो दर्शक वो पाठक वो अभिनेता भूल जाएगा। और ये कोई पिक्चर तो है नहीं, सामने जो श्रोता बैठे हैं, सामने जो दर्शक बैठे हैं, वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अगर अच्छा नाटक खेला जाएगा तो प्रतिक्रिया तुरंत मिलेगी, गलत नाटक खेला जाएगा और संवाद ठीक से नहीं बोले जाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आएगी, हुटिंग शुरू हो जाएगी। तो यही नाटक और फिल्म में अंतर भी है। फिल्मों में सामने फीडबैक नहीं मिलता, बाद में आप ले सकते हो, लेकिन तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। और नाटक में तुरंत फीडबैक मिलता है, सामने दर्शक की प्रतिक्रिया देखता रहता है अभिनेता। अगर दर्शक ताली बजाएगा या हौसला अफजाई करेगा तो अच्छे से नाटक कर पाएगा, खेल पाएगा। तो पहला अंक है और पहला सीन भी है। नाटकों में सीन भी होते हैं। पहला सीन है, पहला दृश्य है। पहला दृश्य स्थान कहाँ है? देखो, नाटक खेलने के लिए होता है, उसमें सीन पहले ही बता देता है लेखक कि ऐसा ऐसा सीन होना चाहिए। तो क्या लिखा है सीन में? खुला मैदान। और समय कब का है? पूर्णिमा की रात। जब हमने पहले नाटक के बारे में शुरुआत की थी तो बताया था कि उसमें एक चीज़ होती है, देश काल वातावरण। ये नाटक का हिस्सा होता है, देश काल वातावरण। तो यहाँ पे पूर्णिमा की रात है, खुला मैदान है, आदिवासी वृद्ध युवा स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं। एक भील संत ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ गा रहा है। उसके संगी साथी मंजीरे, करताल, मांदल, चटकोला, डफली, टिमकी आदि लेकर के बैठे हैं। ये सभी क्या है? ये वाद्य यंत्र हैं। एक भील है जो सबसे ऊंची जगह पे बैठा है और उसके साथी क्या क्या लेके बैठे हैं? मंजीरा हाथ से बजाने का होता है, करताल हाथ से बजाने का होता है, मांदल ढोलक होती है, चटकोला ये भी हाथ से बजाने के मंजीरे जैसा होता है, डफली आप सभी जानते हो, डफली वाले डफली बजा गाना आता है ना। और एक वाद्य यंत्र होता है टिमकी, ये भी हाथ से बजाने का होता है, मंजीरे जैसा। अब ये गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? एक आदमी ऊपर बैठा है ऊंचे स्थान पर, गा रहे हैं, मुरलिया रे जोगिया है लाटरदार, सुनसान मेरली ऊनो कुंडला है कान माही, आखे थान माही, हम जो वे हो जोगिया है लाटरदार, कौन कहे वो देवता मुरारी रे, बातो जोगिया है लाटरदार, कहाँ रे जोगिया जलम लिहिन रे, कहाँ रे लिहिन अवतारे, जोगिया है लाटरदार। अब देखो यहाँ पे इस जोगिया के 2 अर्थ हैं। एक तो है कृष्ण, जोगिया के यहाँ पे 2 अर्थ हैं। एक तो है कृष्ण और दूसरा है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। इन्होंने, आदिवासियों ने गोविंद स्वामी को भी ईश्वर माना, इसलिए उसके लिए जोगिया। तो यहाँ पे कृष्ण भी है और गोविंद स्वामी भी है, दोनों के लिए ये शब्द आया।
आदिवासी इसको भी भगवान मानते हैं, गोविंद स्वामी को। तो ये क्या है? लाटरदार है। लाटरदार यानी सुंदर है। सुनसान मेरली उनो कुंडला है कान माही। वो एक ऐसी जगह पे रहता है, उसके कुंडल में कानों में कुंडल है। वो हर जगह रहता है, थान निस्थान माही। वो हर जगह है, सुनसान में भी है, कानों में कुंडल है, और इस स्थान पे भी है। ओखे यानी हर जगह, थान निस्थान माही। हम जोवे हो जोग्या है लाटरदार। हम जोवे हो यानी हर जगह वो प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। जोग्या बहुत सुंदर है। कोई कहता है देवता मुरारी है वो, यानी वो मुरारी यानी कृष्ण है। बात तो जोगिया है लाटरदार, लेकिन वो जोगी तो बहुत सुंदर है। कहाँ रे जोगिया जन्म लिहिन रे, कहाँ रे लिहिन अवतारे। कहाँ उस जोगिया ने जन्म लिया और कहाँ उसने अवतार लिया। वो जोगिया तो बहुत लाटरदार है, बहुत सुंदर है। ये राजस्थानी भाषा का पद है, जिसमें गोविंद स्वामी और कृष्ण के बारे में कहा है। असल में ये गोविंद स्वामी के बारे में ही कहा गया है। उसको ही कृष्ण का अवतार माना गया था, भगवान का विष्णु का अवतार माना गया था। आदिवासी आज भी उसका अवतार मान के ही पूजा करते हैं उसकी। तो यहाँ पे एक साथ दो चीज़ें आई है, कृष्ण के बारे में भी है और गोविंद स्वामी के बारे में भी है। बहुत सुंदर है, उसके कान में कुंडल है और उसके माथे पे मोरपंख है। मेरली ऊनो यानी मोरपंख है, उसके कान में कुंडल है, वो सब जगह फैला है। कोई उसे मुरारी कहता है, लेकिन वो तो बहुत सुंदर है, वो जोगी है। पता नहीं उसने कहाँ जन्म लिया, कहाँ उसने अवतार लिया। वो जोगी तो बहुत सुंदर है। तो ये पहला दृश्य है। खुले मैदान में पूर्णिमा की रात है, आदिवासी बैठे हैं, बूढ़े हैं, युवा है, स्त्री है, सब बैठे हैं। एक भील जो सबसे ऊंची जगह पे बैठा है वो गा रहा है, उसके साथी मंजीरे बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, और सब बैठे बैठे यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम है, आदिवासियों में आज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जोगिया के बारे में और गोविंद स्वामी और कृष्ण के बारे में बताया गया है। ये पहला दृश्य है, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।